My name is Erum Asim, and I'm here to discuss the paper and the question pattern of Pakistan Studies, Paper 1, History, 2059. अच्छा, पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर आता कैसे है. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज वी विल हैव टू सेक्शंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी. दो सेक्शंस होंगे. सेक्शन 1 में एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और वो कंपल्सरी होगा. ठीक है. और फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें हमारे पास चॉइसेस होंगी. ठीक है. चॉइस ऑफ 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, जिसमें से हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है. ओनली 2 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड फ्रॉम देयर. अच्छा, द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 75 और टाइम ड्यूरेशन विल बी 1 hour and 30 minutes. ओके. अब हम आते हैं पहले सेक्शन ए की तरफ. सेक्शन ए में 4 पार्ट्स होंगे. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और उसी तरह से उनके मार्क्स भी यहाँ पे सब मेंशन है. ये 3 मार्क का, 5 मार्क का, ये सब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे. अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होगा, तो वो इतना शॉर्ट नहीं होगा, वो 7 मार्क्स का होगा. और फिर उसके बाद एक ऐसे टाइप होगा which will be of 10 marks. तो all together that means कि जब हम 75 मार्क्स पे आते हैं, तो 75 मार्क्स का मतलब है कि तीनों क्वेश्चंस में जो हम एक सेक्शन 1 वाला लेंगे और जो हम 2 सेक्शन बी से लेंगे, दैट मीन्स ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन के मार्क्स इक्वली डिवाइड होंगे, 25 25 25. ओके. अच्छा, इसी तरह हमें टाइम भी डिवाइड करना होगा. उसका हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि टाइम हमें कैसे डिवाइड करना होगा. अच्छा, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे. पार्ट ए होगा, जिसमें हमें सोर्स बेस होगा, और उसमें 4 मार्क का होगा. और एक शॉर्ट पैराग्राफ, हमें एक अप्रोक्सीमेटली वन शॉर्ट पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड. अच्छा, देन विल टॉक अबाउट पार्ट बी, जो 7 मार्क्स का होगा, और एटलीस्ट 2 पैराग्राफ विल बी रिक्वायर्ड. दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. और फिर पार्ट सी होगा, जिसका एक हमें अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस ऑफ राइटिंग हमें देनी होगी, और वो होगा 14 मार्क्स का. अच्छा, अब हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. जब हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी होता है, वो किसी भी सेक्शन से आ सकता है, ईदर फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3. क्वेश्चन 2 यूजुअली सेक्शन 1 से आता है. क्वेश्चन 3 यूजुअली सेक्शन 1 या 2 से आता है. अच्छा, इसका मतलब ये है, और सेक्शन 4 आता है 2 से, और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड सेक्शन. ठीक है. और सेक्शन क्वेश्चन 5 जो है, वो सेक्शन 3 में से आता है. अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर यूजुअली ऐसा ही इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम कोई एक सेक्शन को भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते. ठीक है. अगर हमने फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेक्शन 3 हमने ड्रॉप कर दिया, और व्हाट इफ के क्वेश्चन 1 जो है वो सेक्शन 3 में से आ जाए, ठीक है, तो हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, और हम कोई भी सेक्शन किसी तरह से भी, किसी भी वजह से हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमें टाइम का, हर चीज का बहुत प्रॉपरली मैनेज करना है. टाइम हमारे पास अब बहुत कम है. ठीक है. अब हमारे पास सिर्फ चंद ही महीने रह गए हैं, 4 5 5 6 महीने. ठीक है. तो ये टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है. तो इसलिए हमें अपनी हर चीज का बहुत प्रॉपरली मैनेज करना होगा. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास 90 मिनट्स है. यहाँ पर भी हम कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 75 मार्क्स के ऑल टुगेदर क्वेश्चन है, और 90 मार्क्स है. अगर हम इसको वैसे डिवाइड करें, तो 25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. अच्छा, हमें कोशिश करनी होगी कि हम 30 मिनट से कम टाइम में अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ताकि हमें रिवाइज करने का भी मौका मिले. ठीक है. तो अगर हम देखा जाए, तो हम इस तरह से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं. सेक्शन 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा, अगेन कोई वो नहीं है, हो सकता है कि आप ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप 1 मिनट में ही कर लें, हो सकता है 5 मार्क के क्वेश्चन में आप 4 मिनट ले लें. तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने कितना थॉरली हर चीज को स्टडी किया है, आपका कितना उस पर जो है ग्रिप है, अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर, हर चीज पर कितनी ग्रिप है. ये सब उस पर डिपेंड करता है. और अगेन एक और चीज पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग स्पीड पे. ठीक है. अगर सिर्फ आपको आता है, तो दैट इज नॉट इनफ. आपकी राइटिंग स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए दैट यू मैनेज टू डू एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन टाइम. ठीक है.
Okay. Now let us move to the second part. That is one of the topic. We'll just take one of the topic. So that okay. Now अब हमने एक टॉपिक लिया है. I have selected one of the topic from section A. This is one of the main topic of section A. उसमें और भी टॉपिक्स हैं तो हम लोग सिर्फ मेन टॉपिक्स पे वर्क करेंगे. ठीक है. और फिर जैसे जैसे टाइम मिला हम लोग पास्ट पेपर सेशंस और हर चीज पे जो है डिस्कशन करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजंस of this the downfall. Let us talk about the reasons of the downfall of the Mughal Empire. Acha. When we move on with this, मुगल एम्पायर जो है वो अकेली एक डायनेस्टी नहीं थी. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास दिल्ली सल्तनत भी थी जो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत कर रहे थे. ठीक है. तो दे वर नॉट द ओनली वन हु रूल्ड दिस द सब कॉन्टिनेंट. अच्छा. फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि व्हाट वर द रीजंस, कि रीजंस क्या थे कि उनका डाउनफॉल क्यों हुआ, तो देयर वर डिफरेंट फैक्टर्स. कुछ एक जोग्राफिकल फैक्टर भी था, पॉलिटिकल फैक्टर भी था, फिर कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे, कुछ मिलिट्री फैक्टर्स भी थे. तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स फर्स्ट कम टू द जोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर. अच्छा. वास्टनेस क्या, क्योंकि ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब हम जो एम्पायर जो थी वो बहुत वास्ट हो गई थी. यानी उन्होंने बहुत सारी जगहों को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था और बहुत सारी जगह पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था. और इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि उस वक्त उस जमाने में ना तो प्रॉपर कम्युनिकेशन थी ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट थी. ठीक है. तो इसलिए अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोई फाइटिंग हो जाती, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम रेज हो जाती, तो वो रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता था जब तक कि सेंट्रल वालों को पता चलता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हिच हैड बीन क्रिएटेड इन एनी ऑफ द स्टेट. तो जब तक बहुत देर हो जाती थी. ठीक है. और वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती थी. तो वहां से कंट्रोल करना, सेंट्रल से पूरे स्टेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. इस वजह से वो जो है वहां की जो एम्पायर है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा वीक होती चली गई. ठीक है. और जो सेंट्रल का जो पावर थी, सेंट्रल की जो ग्रिप थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लूजन होती गई. और जब सेंट्रल की गवर्नमेंट वो इतनी नहीं रही, इतनी पावर नहीं रही, और वो जो है हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो पूरा जो है उसकी वजह से एक डाउनफॉल जो है वो हो गया पूरे एम्पायर का. लेकिन ये सब कुछ बहुत ग्रेजुअली हुआ है. ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है वो पूरी एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गई. मगर ये दिस इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है. ये कंट्रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है. लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड रीजन. अच्छा. Aurangzeb policies. Now, what were the policies of Aurangzeb which finally led to the downfall of this Mughal Empire? अच्छा. तो उसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब was quite a religious person. ठीक है. और लेकिन वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे, थोड़े से नहीं, थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से लोग जो थे दे वर हेट्रेड अमंग द पीपल फॉर द एम्परर. अच्छा. क्योंकि उन्होंने, अच्छा अब उसके क्या रीजंस थे, उन्होंने सिंगिंग, डांसिंग, गैम्बलिंग, सती जो उनकी एक रस्म थी, उन सब चीजों को बैन कर दिया था. ठीक है. तो वो तो दैट वाज पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन. ठीक है. और इसीलिए वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे. दे वर नॉट हैप्पी विद द एम्परर. ठीक है. और विद द पॉलिसीज ऑफ दिस एम्परर. ठीक है. तो उसकी वजह से भी दे वांटेड फ्रीडम, दे वांटेड इंडिपेंडेंस, दे डिडंट वांट टू फॉलो हिज रूल. और फिर दूसरा रीजन ये भी था कि वहां पर जो है उन्होंने औरंगजेब ने बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए. यू नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दोस टैक्सेस? क्योंकि इतनी सारी वॉर्स हुई हैं फॉर द सक्सेशन और फॉर द थ्रोन, और इतनी सारी वॉर्स हुई हैं जो इंटरनली जो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मराठा से या सिख से या राजपूत से, जिससे भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनकी वजह से भी जो जितनी सारी बैटल्स हुई हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आर्मी यूज हुई है, बहुत ज्यादा सोल्जर्स जो है वो जो है मरे हैं. और बहुत ज्यादा जो है वहां पे फाइनेंशियल, समझे कि जब इतना ज्यादा मनी यूज हुआ है तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ऑब्वियसली वो कोर्ट को ही बियर करना पड़ा. तो इस वजह से उन्होंने
बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए। और देयर वाज इवन जिजिया टैक्स जो है विच वाज ओनली पेएबल बाय द नॉन मुस्लिम्स। तो ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स जो है उनको भी अपने राइट चाहिए, दे डिडंट वांट टू पे दोस टैक्सेस। तो इस वजह से वो सारे इनके खिलाफ खड़े हो गए, एंड विच फाइनली लेड टू द डाउनफॉल। ठीक है, तो इस वजह से उनकी पॉलिसीज की वजह से भी ये फाइनल डाउनफॉल हुआ। अच्छा, अब देयर वाज द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी जब एक किंग या एक एम्परर जो था उनकी उसकी डेथ होती थी, तो यूजुअली क्या होता था कि जो उनका बड़ा बेटा होता था, ही वाज सपोज टू बिकम द किंग, द नेक्स्ट किंग। ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हुई थी बाबर, हुमायूं, इन सब में मैं आपको अभी आगे भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरा जो है वो इट वाज डिफरेंट। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस हियर, विल जस्ट टॉक अबाउट इट। अब देखें, बाबर के बाद हुमायूं वाज द किंग, ही वाज द एल्डेस्ट सन, ही बिकेम द किंग। देन अकबर, आफ्टर हुमायूं अकबर, देन जहांगीर। अच्छा, अब यहाँ से आके थोड़ी सी देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। इंस्टेड ऑफ खुसरो, शाहजहां बिकेम द किंग। ठीक है। अच्छा, शाहजहां के बाद क्या हुआ था? नाउ आफ्टर शाहजहां there were in 1657 Shah became very ill and he was imprisoned by his own sons। ठीक है, उसको उन्होंने जो है वो प्रिजन में डाल दिया। और ऑब्वियसली ही डिडंट हैव एनी कंट्रोल, शाहजहां डिडंट हैव एनी कंट्रोल। तो उसमें क्या हुआ, दारा शिकोह वाज सपोज टू बिकम द नेक्स्ट किंग। अच्छा, दारा शिकोह हैड वाज फेमस अमंग द पीपल बिकॉज ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज फेमस अमंग द पीपल। ठीक है, मगर औरंगजेब ने विद द हेल्प ऑफ मुराद, जो उनका अपना एक और भाई था, उसकी मदद से उन्होंने दारा शिकोह को इम्प्रिजन भी किया और फिर फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट मीन्स कि उनको उनको किल कर दिया। ठीक है, फिर यही सब कुछ शाह शुजा के साथ भी हुआ। शाह शुजा वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड, एंड देन फाइनली औरंगजेब इवन एग्जीक्यूटेड मुराद बख्श। ठीक है, so there was no one else, so he became the emperor after killing all his brothers, he became the emperor। अच्छा, when after him, like after this Aurangzeb reign, जब उनके बेटों की टर्न आई, like his sons were there, तो उसमें भी the same thing happened। Now what had happened there? अच्छा, यहाँ पर उनके दो बेटे, like altogether there were 5 sons, but only 3 fought for this throne। ठीक है, बाकी को जो दो थे, दैट इज मिर्जा मोहम्मद अकबर एंड मिर्जा मोहम्मद सुल्तान। ठीक है, now Mirza Muhammad Sultan was imprisoned by his father और मिर्जा एम अकबर was exiled। That means कि उनको वो कंट्री छोड़ के, मतलब उनको कंट्री छोड़ के जाना। ठीक है, उनसे वो कंट्री छुड़वा दी थी। अच्छा, जिसको कहते हैं मुल्क बदर कर दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है देयर वर 3 लाइक लेफ्ट, 3 प्रिंस लेफ्ट, जिसमें बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद कम बख्श, 7 बैटल्स हुई थी इनके दरमियान फॉर दिस थ्रोन। ठीक है, दे ऑल वांटेड टू बिकम द एम्परर और फाइनली बहादुर शाह वन बिकेम द एम्परर। अच्छा, अब वीक सक्सेसर्स एंड लीडरशिप क्राइसिस, जितने भी बादशाह आगे आते रहे आफ्टर दिस औरंगजेब, आफ्टर एम्परर औरंगजेब, जितने भी आए, दे ऑल वर वीक और उनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, उनके पास पावर ही नहीं थी। तो ऑब्वियसली दे वर अनएबल टू कंट्रोल दिस ह्यूज एम्पायर, जिसकी वजह से वो एम्पायर वीक होती चली गई। और ये नहीं हुआ कि एकदम से कोलैप्स हो गई। ठीक है, इसमें 150 इयर्स लगे उसको कोलैप्स होने में, उसकी फाइनल कोलैप्स होने में उसको 150 इयर्स लगे। ना डिवीजन विद इन द एम्पायर। अब वहां पे जितने भी लोग थे, चाहे वो अफगान्स हो, चाहे वो टर्क्स हो, चाहे वो पर्शियंस हो, दे ऑल वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। सबको अपना अपना अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है, और इस वजह से जो है वो फर्दर डिवीजन होती चली गई, एम्पायर के अंदर ही इतनी सारी डिविजन हो गई। तो जब डिविजन हो जाती हैं तो ऑब्वियसली किसी एक के पास पावर नहीं रहती। ठीक है, तो दे वर ऑल डिवाइडेड, देयर वर सो मेनी डिविजन्स विद इन द एम्पायर ओनली। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी भी थी। वहां पे जो सूबेदार थे, द गवर्नर्स, देवर गवर्नर्स अपॉइंटेड फॉर ईच ऑफ द प्रोविंसेस, तो वो भी जो है उनका भी कंट्रोल वीक होता गया। दे वर नॉट इवन लॉयल विद द कोर्ट।
जब वो कोर्ट से लॉयल नहीं थे, दे वर ऑल वर्किंग फॉर देयर ओन गेन्स। उनको सिर्फ अपना, इतनी ज्यादा करप्शन हो गई थी दैट एवरीवन वांटेड टू गेन फॉर देयर ओन। लॉयल्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी, सिंसियरिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और ये वक्त के साथ साथ सारी चीजें होती रही हैं जब कंट्रोल नहीं रहा। when we talk about this economic decline and financial mismanagement, तो वहां पे कुछ मनसबदार थे और वो जो है वो मुगल ऑफिसर्स थे, ठीक है। और लेकिन उनको जो है उनकी एबिलिटी पे नहीं अपॉइंट किया जाता था। उनको यूजुअली कि हाउ क्लोज दे वर, और इफ दे वर द क्लोज रिलेटिव्स, और किसी ना किसी रिलेशन से वो हो, तो वो इस वजह से उनको जो है वो अपॉइंट किया जाता था। उनकी ना एबिलिटी देखी जा रही थी ना उनकी कैपेबिलिटी, कुछ भी नहीं देखा जा रहा था कि वो वेदर दे आर केपेबल इनफ टू बिकम दी मनसबदार्स और नॉट, ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा था। तो इस वजह से वो तो एम्पायर वीक होती चली गई ना, जब कोई प्रॉपर उसका देखने वाला ही नहीं था, कोई पावरफुल बंदा नहीं था, कोई लीडर नहीं था, तो ऑब्वियसली उसको तो डिक्लाइन आना ही था। अच्छा, हेवी लाइफ, बहुत लैविश किस्म की उनकी सारे खर्चे थे। और इतने ज्यादा उन्होंने टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर दिए थे पीजेंट्स पे। पीजेंट्स जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, और जो मर्चेंट्स होते हैं उन पे इतने ज्यादा हैवी टैक्सेस कि वो सब उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, ठीक है। और फिर वही जिजिया टैक्स वाज आल्सो इम्पोज। तो वक्त के साथ साथ जो है दे वर ऑल अगेंस्ट द कोर्ट, दे वर ऑल अगेंस्ट द एम्परर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ द राइज ऑफ द रीजनल पावर्स। अब वहां पे जितने भी रीजन में, उस रीजन में जितने भी लोग थे, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मराठास हों, चाहे वो राजपूत हों, वो सब आहिस्ता आहिस्ता पावर गेन करते चले गए। और दे ऑल वांटेड टू गो अगेंस्ट दिस किंगडम, ठीक है। they all wanted freedom, they all wanted independent states of their own where they can follow their own rules। उस पे वहां पे कोई उनको टैक्स ना देना पड़े, कुछ ना करना पड़े, कुछ मतलब किसी और के सप्रेशन में ना हो। they all wanted to be independent। तो उस इंडिपेंडेंस की वजह से बहुत ज्यादा बैटल्स हुई हैं, जिसकी वजह से आर्मी और वीक होती चली गई। जो आर्मी इनकी थी किंग एम्परर की, तो वो वीक से वीक होती चली गई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग मरे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता तो वीक वीक होना था। अब फॉरेन इन्वेडर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नादिर शाह की। नादिर शाह वॉज वन ऑफ द पर्शियन किंग, और वो उन्होंने आके यहाँ पे जो है हमला किया था। एंड ऑल ही वांटेड वाज टू प्लंडर एंड लूट, ठीक है। वो वहां से जो है पीकॉक थ्रोन भी लेके चले गए, और वहां से बहुत ज्यादा गोल्ड और सब चीजें जो है वो सिर्फ लूट के चले गए, ठीक है। वो यहाँ पे किसी की हेल्प करने नहीं आए थे। ऑल दो अहमद शाह अब्दाली जो था उनको बुलाया था शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है। ही ओनली वांटेड टू सप्रेस दिस मराठास, क्योंकि मराठास इतनी ज्यादा पावर गेन कर चुके थे कि फिर जो है मुस्लिम्स का रहना मुश्किल हो गया था वहां पर। तो इस वजह से उन्होंने मराठास को सप्रेस करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने आकर यहाँ पर मराठास के खिलाफ, ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छी बैटल की थी, उनके खिलाफ की थी, मगर फिर भी जो है उनकी जो मुगल आर्मी थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। और वो भी फाइनली जब दूसरी दफा उन्होंने हमला किया तो वहां से वो बहुत कुछ लेके गए थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन की। अच्छा, क्या हुआ था कि हम जब इनकी बात करते हैं तो उन्होंने पहले आए थे पोर्चुगीज और डच, ठीक है, बट दे वर ओनली देयर फॉर द ट्रेड। अब वो स्पाइसेस की ट्रेड थी, गोल्ड की थी, वो सिर्फ ट्रेड की नियत से आए, ठीक है। मगर जो ये ब्रिटिशर्स आए, जो ब्रिटिश आए, तो वो जो है वहां पर उन्होंने जब देखा वहां पे इतनी ज्यादा वेल्थ देखी, इतनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ देखी लोगों की, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन देम, ठीक है। और ताकि हम उनकी सारी चीजों पे कंट्रोल कर सकें, उनकी वेल्थ भी हम जो है वो कब्जा कर सकें, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड देयर कि उन्होंने वहां आकर उनकी सारी वेल्थ पर और उनकी जो है लैंड पर हर चीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सिर्फ ट्रेड की नियत से आए थे, मगर उन्होंने वहां पे वेल्थ देखकर जो है वो ऑब्वियसली देयर वाज ग्रीड, और फिर वो उसकी वजह से, अच्छा, कंपैरेटिवली वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब वो क्यों स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वहां पर जो है वो लंदन में रेवोल्यूशन आ चुका था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आ चुका था, और वहां पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई थी जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से देवर कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग, इसलिए उनको कंट्रोल, इंडियंस को कंट्रोल करना बहुत आसान था।
ओके, लेट अस टॉक अबाउट द मिलिट्री डिक्लाइन। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज्यादा ब्रिटिश जो थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे, उनके जो है वेपन्स भी इतने ज्यादा एडवांस थे, और इनके पास जितने भी वेपन्स थे वो बहुत आउटडेटेड थे। तो वो किसी तरह भी इनसे जो है बैटल्स में या फाइट में किसी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ब्रिटिश हैड सो मच कंट्रोल ओवर दीज इंडियंस। ठीक है, और फिर उसके बाद इनके पास फाइनेंशियली भी ये लोग वीक हो चुके थे, इनके पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट सी, और वहां से उनका जो है वहां पे कोई डिफेंड करने को नहीं था, और इस वजह से उनकी कोस्ट लाइन पे लोग आते चले गए और वहां से बहुत ज्यादा लोग एंटर हो गए। ठीक है, इनके पास मगर कोई नेवल नेवी ही की कोई नेवल फोर्स ही नहीं थी, और फिर इतनी ज्यादा बैटल्स हुई जिससे इनको ये वीक से वीक तर होते चले गए। ठीक है, फिर conclusion, when we talk about the conclusion, the downfall of the Muslim in the subcontinent was the result of combination of internal मिसमैनेजमेंट, जो जहाँ पे लोगों ने गेन और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुई। फिर जो है वो रिलीजियस इतना ज्यादा उसका वो जो इम्पोज कर दिया, स्ट्रिक्टनेस इतनी हो गई, तो उस वजह से भी लोग खिलाफ हो गए। तो ये बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं था, देवर एम्पल ऑफ रीजन विच फाइनली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, अब until then, bye bye.